हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। एजुकेशनल फिलोसफी को डिस्कस करेंगे जी, पेस्टोलॉजी की, मतलब इट साउंड्स लाइक ज़ोलॉजी, तो पेस्टोलॉजी आप नाम याद रखिएगा, इनका इंपॉर्टेंट है ये एक आधी चीज़ों के लिए। एंड जैसे बाकी थिंकर्स इंपॉर्टेंट हैं, जॉन ड्यूई हो गए, रूसो हो गए, सो वैसे ही पेस्टोलॉजी भी जो है वो इंपॉर्टेंट हैं। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। सो फ्री में इतना तो बनता है कि आप सब्सक्राइब कर दें। लाइफ से ही शुरू करेंगे, अगेन उनकी जिंदगी के बारे में जानेंगे, क्योंकि जिंदगी के बारे में पता चलता है तो फिलोसफी अपने आप समझ आने लग जाती है। ठीक है, सो पेस्टोलॉजी जो है वो स्विस एजुकेटर है, यानी स्विट्जरलैंड में ये रहते थे, फिलोसोफर और राइटर रहे हैं। कहाँ पे जन्म हुआ था? जुरिक, कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में 1746 में। फिजिशियन थे इनके फादर, और 5 साल की जब एज थी इनकी तब जो है अपने इनके फादर जो है वो चल बसते हैं, और ही वॉज बॉट अप बाय हिज मदर। तो आपने देख लिया कहीं फ्रोबिल या जो है रूसो, कोई ना कोई आपको दिखेगा इनमें से, कहीं फादर नहीं है, कहीं मदर मिसिंग है। सो वो वहां से भी ना एक बचपन आपका थोड़ा सा छिन सा जाता है, और इसीलिए फिर ये बचपन पे, चाइल्डहुड पे बहुत फोकस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन स्कूल जो था जुरिक में, उनको मतलब इनको अच्छा नहीं लगता, ये बिल्कुल हेट करते हैं उससे, बट कॉलेज एजुकेशन इन्होंने एंजॉय की थी वहां पे। ही एंगेज्ड इन सेवरल प्रोफेशन, लॉ, पॉलिटिक्स, बट फेल हो गए बहुत सारी जगह पे। फिर फाइनली इन्होंने एग्रीकल्चर जो है वहां पे शुरू की चीजें। एग्रीकल्चर में भी एक थीसिस में आप लोगों की जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, अगर आपको इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, क्योंकि एक थीसिस में कंप्लीटली सब कुछ इनके बारे में लिखा हुआ है। तो वो थीसिस मुझे अच्छी लगी, आप पढ़ सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड अगर उस थीसिस के अकॉर्डिंग मैं देखूं तो इन्होंने एग्रीकल्चर में भी ये फेल ही हुए थे, और उसके बाद इन्होंने उसी एग्रीकल्चरल लैंड पे एक फार्म जो है वो डेवलप किया। ओके, और वो वहां से ही इनका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट शुरू होता है एजुकेशन के लिए। इन्होंने उस फार्म को, जो रेफ्यूजी बच्चे थे, जो किसके लिए थे, डेस्टिट्यूट बोल देते हैं हम, बेसहारा, जिनके पास पैसे नहीं है, घर नहीं है, सो उन बच्चों के लिए एक फार्म हाउस जो है, उन्होंने उस फार्म हाउस को एक तरीके से आप स्कूल लगा लीजिए, या उसके अंदर जो है वो तब्दील कर दिया। ठीक है, ही फाउंड दैट देयर नेचुरल नीड टू बी एक्टिव एंड इनबोर्न पावर्स, जो उनको सपोर्ट करेंगी अर्ली स्टेज में, जो उन्होंने सेल्फ सपोर्ट उन बच्चों ने अपने आप को किया। उन्होंने इसीलिए एजुकेशन को जो है कंबाइन कर दिया मोरल रीजनरेशन से, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग विद एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट्स। तो इन बच्चों को बाकी सारी चीजों के बारे में भी बताया गया, लाइफ के बारे में बताया गया, चीजों को सिखाया गया। जो कॉन्क्रीट एजुकेशन है ना, उसके ऊपर पेस्टोलॉजी जो है वो बहुत फोकस करते हुए आपको नजर आएंगे। He was in charge of poor children and felt the need for new approach to education। वहां पे इन्होंने वो चीज फील हुई कि एजुकेशन को एक नया अप्रोच मिलना चाहिए, बट फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से इन्होंने फार्म का जो स्कूल था इनका वो तो बंद करना पड़ा इनको, लेकिन वो एजुकेशन के फील्ड में फिर इन्होंने काफी कुछ किया। उन्होंने एक स्कूल जो है वो बगडोफ में, और एक बोर्डिंग स्कूल येवेंद्रन में, और आपको ध्यान होगा ये जो स्कूल था येवेंद्रन वाला, इसी स्कूल में फ्रोबिल ने क्या किया था, ट्रेनिंग ली थी 2 साल तक, अगर आपको याद हो तो। टीचिंग ट्रेनिंग भी यहाँ पे, टीचर की जो ट्रेनिंग है वो भी टीचर्स को दी जाती थी यहाँ पे, कैसे पढ़ाना चाहिए, और उसी ट्रेनिंग के लिए फ्रोबिल गए थे। आपने फ्रोबिल नहीं देखा है तो फ्रोबिल देखिएगा और कनेक्शन देखिएगा इनका। ठीक है, सो फ्रोबिल जो है वो वहां पे गए थे 2 साल के लिए, लेकिन वहां पे एक पॉइंट पे जाके ये पेस्टोलॉजी के जो आइडियाज थे उनसे सहमत नहीं थे, और फिर वो वहां से खुद को अनफिट फील करके और वहां से छोड़ के उस नौकरी को आ जाते हैं। ठीक है, ये हमने फ्रोबिल में पढ़ा था, तो मैं सिर्फ कनेक्शन के लिए आपको बता रही हूं। और ये जो जगह है ये वर्दन, कई जगह पे जो आपको स्पेलिंग है वो DON भी मिल सकती है, कहां पे, जो गूगल वगैरह पे अगर आप इस जगह को चेक करते हैं तो। ओके, सो अब ये जो स्कूल था ये बहुत अच्छे से चल रहा था, नेचुरल रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट में। जो अटेंशन थी एजुकेटर्स की उसको भी अट्रैक्ट कर रहा था, और उसी तरीके से अट्रैक्ट होके फ्रोबिल भी यहाँ पर आए थे। इनफैक्ट इनका जो टीचिंग मेथड था उसको हाईली अप्रिशिएट किया गया। एक लेटर ऑफ अप्रिसिएशन जो है वो फ्रॉम स्कूल एग्जामिनर और इंस्पेक्टर्स ने दिया था, जो स्कूल को एग्जामिन करने आते हैं। सो उन्होंने दिया था कि योर टीचिंग का जो मेथड है ना वो मतलब रियलाइज किया गया कि बहुत अच्छा है, और बच्चों, जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं उनके
उनके लिए भी अच्छा हो रहा है। सो ओवरऑल जो आपके टीचिंग मेथड में चीजें होनी चाहिए वो सारी की सारी हैं। तो एक लेटर ऑफ अप्रिसिएशन ये बातें बोल के जो है इनको दिया गया था। ठीक है, अब जो पेस्टोलॉजी जो है, पेस्टोलॉजी ऐसे प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, मेरे मुंह से पेस्टोलॉजी ही निकल रहा है। ठीक है, तो ये फिलैंथ्रोपिक इंस्टीट्यूट जो है इन्होंने सेटअप किया, किसके लिए? डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन के लिए, अगेन 1764 में। 1780 से 1818 तक ये राइटिंग के काम में बिजी रहे, लिखने में, किताबें लिखने में, और इनकी किताबें बहुत पॉपुलर भी रही और उन्होंने अपने एजुकेशनल आइडियाज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस जो स्कूल से गेन किए थे उनको इन किताबों में मेंशन किया। ठीक है, ग्रेट इंटेलेक्चुअल थिंकर और एजुकेटर थे ये यूरोप के, और ये 1827 में जो है वो पास अवे हो गए। ठीक है जी, अब इनकी जो बुक्स हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं। इनके जो एजुकेशनल आइडियाज थे, स्वान सॉन्ग करके ये जो बुक है, इसमें इन्होंने जो खुद के बच्चे जैकोबी को पढ़ाने के लिए जो आइडियाज अपनाए थे, उसके ऊपर प्रैक्टिस किए थे, वो सारी चीजें इसके अंदर मेंशन हैं। उनके जो एजुकेशनल व्यूज हैं वो उनकी राइटिंग्स में आपको देखने को मिलेंगे। लियोनार्ड एंड जर्ट्रूड 1781 में लिखी है बुक। हाउ जर्ट्रूड टीचेस हर चिल्ड्रन, ये 1801 में। स्वान सॉन्ग 1813 में, और उनके जो लेटर्स थे अर्ली एजुकेशन पे वो भी 1818 में पब्लिश हुए। ठीक है, ये जो बुक है हाउ जर्ट्रूड टीचेस हर चिल्ड्रन की, कैसे वो अपने बच्चों को पढ़ाती है। ठीक है, सो वो चीज जो है इस बुक में, इस बुक का नाम भी यही है और वही चीजें मेंशन थी। तो ये मदर्स के लिए क्या थी? एक मैनुअल थी कि वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ा सकती हैं। ठीक है, इसमें कुछ एक एक्सरसाइजेस भी मेंशन थी बच्चों के लिए। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक साइकोलॉजिकल थियरी जो कि एजुकेशनल प्रैक्टिस के लिए हेल्पफुल है। ठीक है जी, सो ये बुक्स के नाम याद रखिएगा, 3-4 ही बुक्स हैं। एक लियोनार्ड एंड जर्ट्रूड, जहां पे भी जर्ट्रूड दिखे वो बुक इन्होंने ही लिखी है। अगली बुक भी यही है कि हाउ जर्ट्रूड टीचेस हर चिल्ड्रन, और एक स्वान सॉन्ग। तो स्वान सॉन्ग जो है वो जैकोबी को पढ़ाते टाइम जो प्रैक्टिसेस इन्होंने अपनाई थी उनके ऊपर थी। ठीक है, ये इनकी लाइफ के बारे में हो गया। अब अगर ओवरऑल इनकी एजुकेशनल फिलोसफी को देखें तो ये रूसो से काफी प्रभावित थे, क्योंकि रूसो नेचुरलिज्म को फॉलो कर रहे थे कि भाई नेचर में बच्चे को पढ़ने दीजिए, बड़ा होने दीजिए। रूसो मैं आपको करवा चुकी हूं, आप वो लेक्चर जाके देख सकते हैं। इनफैक्ट वो मतलब इतने इन्फ्लुएंस थे कि वो नेचुरल डेवलपमेंट बच्चे का जो है वो फ्री एटमोस्फेयर में होना चाहिए, इसके ऊपर एम्फेसिस उन्होंने रखा। बट कहीं ना कहीं वो ऑब्वियसली ना, आप सारे आइडियाज से तो प्रभावित नहीं हो सकते ना। अगर रूसो से वो कंप्लीटली प्रभावित होते तो रूसो वाले ही आइडियाज बेस्ट थे, इनके आइडियाज की जरूरत ही नहीं पड़ती। बट वो हर एक एस्पेक्ट में रूसो से प्रभावित नहीं थे, इसीलिए उन्होंने क्या बोला, रूसो ने तो बोला था कि नेचुरल एनवायरनमेंट में छोड़ दो, नेगेटिव एजुकेशन को प्रमोट किया रूसो ने। बट ये बोल रहे थे कि जब भी आप केयरलेसली जब धरती को ऐसे ही छोड़ देते हैं नेचर में, तो उसमें कुछ ना कुछ खरपतवार, वीड्स, कांटे वो सब उगने लग जाते हैं ना। ऐसे ही एजुकेशन में भी अगर आप उसको छोड़ देंगे तो एक कंफ्यूजन बच्चे में रह जाएगा। सो व्हेनेवर यू लीव द एजुकेशन ऑफ योर रेस टू हर, नेचर में अगर आपने नेचर के ऊपर ही एजुकेशन को छोड़ दिया, सो शी हैज नो फर्दर देन अ कंफ्यूज्ड इंप्रेशन ऑफ द सेंस दैट इट इज नॉट अडॉप्टेड टू योर पावर ऑफ एप्रीहेंशन, not to that of child in a way that it is needed for the best instruction. So जैसे खाली धरती के ऊपर जिसको हमने नेचर के ऊपर छोड़ दिया है, वहां पे वीड्स और खरपतवार उगने लग जाती है, वैसे ही हम बच्चे को भी ऐसे ही रैंडमली नहीं छोड़ सकते। रूसो ने तो बोला था 12 साल की एज तक उन्होंने मेजरली नेगेटिव एजुकेशन को प्रमोट किया था, बट वो यहाँ पे अपोज करते हैं रूसो का। ठीक है, सो पेस्टोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है एजुकेशन किस पे डिपेंड करती है? इनर डेवलपमेंट पे। तो इसीलिए इसको आउटसाइड, मतलब आउटसाइड से इंपोज नहीं किया जाना चाहिए, डेवलपमेंट तो इनर ही होना चाहिए। उन्होंने बिलीव किया प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन शुड बी डिस्कवर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि ये हर जगह पे आपको ऑब्जर्व करना, सीखना, करके देखना, यानी लर्निंग बाय डूइंग, ऑब्जर्व करके, एक्सपीरियंस से करना, सारी चीजें उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। और यही इनकी लिमिटेशंस में आएगा कि ये एब्स्ट्रैक्ट जो चीजें हैं उनके ऊपर बिलीव नहीं कर रहे हैं, ये कॉन्क्रीट चीजों पर बिलीव कर रहे हैं कि आप कोई भी चीज आती है ना उनको दिखाइए, सिखाइए, करके दिखाइए। बट हर एक चीज हम एक्टिविटी से कर पाए ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, वो चीज जो है इनकी लिमिटेशन में आ जाएगी। किसी भी सक्सेस जो है किसकी टीचर की किस पे डिपेंड करती है कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है और उसी के बेसिस पे वो पढ़ाए।
ओके, चाइल्डहुड मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड होता है किसी भी इंसान की एजुकेशन का, तो हमें उस पर फोकस करना होगा। और ये एजुकेशन के एम में भी बोलते हैं कि ऑल राउंड डेवलपमेंट पे फोकस कीजिए बचपन में। टीचर शुड नॉट ओनली नो वेरियस सब्जेक्ट्स, बट कैसे बच्चे से बात करनी है, कैसे एक बेस्ट मेथड में उसको पढ़ाना है, वो चीजें भी टीचर को आनी चाहिए। एजुकेशन का मतलब क्या बताते हैं ये? एजुकेशन जो है वो नेचुरल, हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है किसका? मैन्स इनेट पावर। यानी बात तो वैसी सी हो रही है जो नेचुरलिज्म में हो रही थी कि अंदर से जो इनेट पोटेंशियल है उसको फुली डेवलप करना है प्रोग्रेसिव तरीके से, नेचुरल एनवायरमेंट में, बढ़िया एनवायरमेंट में, ठीक है। सो वही चीज इन्होंने भी बोली है। अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो इट इज नेचुरल, प्रोग्रेसिव एंड हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ ऑल द पावर्स एंड कैपेसिटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग। सो जो इनेट पोटेंशियल है ना उनमें, उनको हमें डेवलप करना है बढ़िया तरीके से, और वही काम किसका है? एजुकेशन का है। सो ये एलिमेंट्री एजुकेशन पे इन्होंने ज्यादा फोकस किया है, बचपन वाली जो एजुकेशन है। सो एलिमेंट्री एजुकेशन को ये नेचुरली ऐसे बोलते हैं कि तीन, मोरल, इंटेलेक्चुअल और फिजिकल, ये तीन लेवल में इसको डिवाइड कर देते हैं। और ये सारी चीजें आप किसके थ्रू करेंगे? प्यार से करेंगे, लव के थ्रू, ठीक है। प्यार से हर एक चीज पॉसिबल है। तो आप उसको जैसे पेरेंट्स घर में बच्चे को ट्रीट करते हैं, ऐसे ही स्कूल में टीचर जो है वो भी अपने बच्चों की तरह ट्रीट करेंगे और उसी तरीके से उनको पढ़ाएंगे, ठीक है। सो बेस्ड ऑन द रिस्पेक्टिवली ऑन द फैकल्टीज ऑफ चाइल्ड्स हार्ट, हेड और हैंड। यानी हैंड की जब बात हो रही है तो फिजिकल एजुकेशन, हेड की बात हो रही है तो इंटेलेक्चुअल एजुकेशन, और हार्ट की बात हो रही है तो मोरल एजुकेशन की ये बात करते हैं। तो ये ध्यान रख सकते हैं आप कि एलिमेंट्री एजुकेशन को नेचुरली तीन टाइप के एजुकेशन में डिवाइड करते हैं, मोरल, इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल, और उसको भी किससे? हार्ट, हेड और हैंड से ये कनेक्ट करते हैं। एक पेस्टोलॉजी का स्फीयर ऑफ लाइफ है, बहुत सारे स्फीयर्स ऑफ लाइफ एक्चुअली। सो ये पेस्टोलॉजी की फिलॉसफी जो है वो किसके ऊपर निर्भर करती है? स्फीयर्स ऑफ लाइफ पे। तीन एक्सटीरियर, एक इंटीरियर और सेंटर में गॉड। यानी ये जो है सोसाइटी एंड वर्ल्ड, वोकेशन एंड इंडिविजुअल सेल्फ डिटर्मिनेशन, होम एंड फैमिली, ये एक्सटीरियर में, इनर सेंस जो है वो किस में? इंटीरियर में, और सेंटर में क्या है हमारे पास? गॉड है। तो ये तीन, ये जो स्फीयर है ना, ये आपको याद रखना है थोड़े से, अगर क्वेश्चन आता है बाई चांस तो। अदरवाइज देखा नहीं है ऐसा कोई क्वेश्चन इनसे रिलेटेड, बट ये जो थीसिस थी उसमें बहुत अच्छे तरीके से स्फीयर्स मेंशन थे, तो मैंने आपके लिए इंक्लूड कर लिए कि पहले गॉड, देन इनर सेंस होती है, फिर होम और फैमिली आते हैं। मतलब ये इनर टू एक्सटीरियर की बात हो रही है, इंटीरियर टू एक्सटीरियर की। देन वोकेशन और सेल्फ, इंडिविजुअल का सेल्फ डिटर्मिनेशन आएगा, फिर सोसाइटी और वर्ल्ड आता है। तो ये जो स्फीयर्स हैं इनको आप ध्यान रख सकते हैं। और लव जो है वो क्या है? मोटिवेटिंग पावर है, जो कि कॉन्टिन्यूअसली रोटेट करता रहेगा एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर में। ओके, एम क्या है एजुकेशन के? ओवरऑल एम तो होलिस्टिक डेवलपमेंट का ही है, ओवरऑल की एक अच्छे एनवायरमेंट में इनको डेवलप करें, डेवलपमेंट दें इनकी। बट ये वोकेशनल एजुकेशन की भी बात करते हैं। सो ये ओवरऑल बात करते हैं कि बैलेंस्ड और इंटीग्रेटेड ग्रोथ देनी है हमें बच्चे को, डेवलप करना है उनके इननेट पोटेंशियलिटीज और उनकी कैपेसिटीज को, और प्रिपेयर करना है बच्चे को सेल्फ सफिशिएंसी के लिए, ताकि एक बेटर लाइफ जो है वो बच्चा यहाँ पे जी सके। करिकुलम की बात करें तो करिकुलम जो है वो इंडिविजुअल के बेसिस पे और सोशल नीड्स के बेसिस पे आपको फ्रेम करना है, क्योंकि हर एक की इंडिविजुअल नीड्स अलग अलग हो सकती हैं। किस पे? एक्टिविटी और एक्सपीरियंस पे बेस्ड होना चाहिए। सो आपको घूम फिर के नजर आएगा कि ये एक्टिविटी और एक्सपीरियंस पे फोकस करते हैं, और उन्हीं से रिलेटेड इन्होंने एक कॉन्सेप्ट भी दिया है जो हम अभी आगे बात करेंगे। ओके, सो ये ओवरऑल बहुत सारी सब्जेक्ट्स की कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम की बात कर रहे हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स हों, अर्थमेटिक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, नेचर स्टडी, ड्राइंग, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर, ये सब चीजों की बात करते हैं। ओके, सो ये सारी चीजें भी किसके थ्रू होंगी? ये सारी चीजें सिखानी है हमें एक्टिविटी और एक्सपीरियंस के थ्रू, यानी बच्चा करके सीख पाए। ये एक वेल डेवलप्ड करिकुलम, इन्होंने वेल कंस्ट्रक्टेड करिकुलम लोअर और अपर क्लासेस के लिए दिया है। ये लोअर क्लासेस के लिए नेचुरल स्टडी, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ आर्ट, ज्योग्राफी, नॉलेज ऑफ द कंट्री, ठीक है, मेंटल, अर्थमेटिक, ड्राइंग, रीडिंग, आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि हाँ इन्होंने लोअर और अपर क्लास के लिए एक करिकुलम प्रोवाइड किया है। ओके, देन है जी एलिमेंट्स क्या रहेंगे मेथड के। तो इन्होंने तीन एलिमेंट्स की बात की, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, अगर कभी बहुत डीप में क्वेश्चन पूछा गया तो यहां से आ सकता है। साउंड, फॉर्म एंड नंबर, ये सारी की सारी चीजें मिला के एक स्टार्टिंग पॉइंट बनते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए।
ठीक है, ये कैसे बताते हैं इसको, एक जो पिनलोके, ये जो है दूसरे साइकोलॉजिस्ट, इन्होंने क्या किया है, फिलोसोफर या एजुकेटर जो है पिनलोके, इन्होंने समराइज किया ये जो साउंड, नंबर और फॉर्म वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, इन्होंने कैसे समराइज किया कि जब भी आपके सामने कोई चीज आती है तो आप उसको कैसे समझेंगे। सो आप 3 कैटेगरीज में उसको 3 तरीके से आप उसको कंसीडर करेंगे। सबसे पहले तो कि कितनी चीजें, हाउ मेनी थिंग्स या हाउ मेनी काइंड्स ऑफ थिंग्स जो आपके सामने हैं, आंखों के सामने, सो वो नंबर की बात हो रही है। देन किसकी तरह है वो, फॉर्म क्या है उनकी, ठीक है, व्हाट दे आर लाइक, और क्या हम उनको बोलेंगे, उनके नाम क्या हैं। तो साउंड, फॉर्म और नंबर, ये 3 जो है कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि ये तीनों चीजों से ही शुरू होगी कोई भी चीज। तो वो कैसे होगी, जैसे सेंस परसेप्शन है, उससे ह्यूमन एक्सप्रेशन होगा। ह्यूमन एक्सप्रेशन में साउंड होता है तो आप आर्टिकुलेट करेंगे और वर्बलाइज करेंगे उस चीज को। अगर फॉर्म की बात करें तो आप उस फॉर्म को मेजर करेंगे या ड्रॉ करके देखेंगे या लिख के देखेंगे, और ड्रॉइंग को भी अल्टीमेटली आप राइटिंग में कन्वर्ट करेंगे। और नंबर जो है वो अर्थमेटिक की बात करता है। सो साउंड, फॉर्म और नंबर जो है ये एलिमेंट्स हैं इसके मेथड के, ठीक है। तो एलिमेंट्स ऑफ द मेथड आप याद रखेंगे। ओवरऑल अगर बात करें तो मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, ये एक साइकोलाइज्ड एजुकेशन की बात करते हैं, बुकिश लर्निंग की बजाय, कि किताबों से रटने की बजाय आप बाकी मतलब करके सीखिए चीजों को। तो ये सेंस परसेप्शन यानी इंपॉर्टेंस ऑफ सेंस ऑर्गन्स या सेंस की बात करते हैं, उसमें बिलीव करते हैं रूसो की तरह, ठीक है। परसेप्शन इन लर्निंग, तो आप जो ऑब्जर्व करेंगे वहां से चीजें शुरू होती हैं। ऑब्जर्वेशन से आपका एक सेंस, एक परसेप्शन बनेगा, एक इंप्रेशन बनेगा, वहां से आप सीखना शुरू करेंगे। मीडियम ऑफ प्ले पे भी ये फोकस करते हैं। प्ले वाली चीज कहां से कनेक्ट कर सकते हैं हम, फ्रोबल से, फ्रोबल यहां से कनेक्ट करके आते हैं इनके पास। ओके, एम्फेसिस है इनका कॉन्क्रीट टीचिंग पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और घूम फिर के हम इसी पे आएंगे कि ये कॉन्क्रीट की करके सिखाइए चीजों को ना, ऐसे मत कीजिए कि आप बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट या इमेजिनेशन वाली चीजें उनको दे रहे हैं, जो सामने हो रहा है वो उनको सीखने दीजिए, उस पे एम्फेसिस है इनका। डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस पे है, जैसे नेचुरलिस्ट बिलीव करते हैं कि करके सीखें, लर्निंग बाय डूइंग वही एक बेस्ट मेथड है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, तो ये उसकी बात करते हैं। टीचर, देखिए ये बात तो वैसे नेचुरलिज्म के थोड़ा सा पास है, ये रूसो से भी इन्फ्लुएंस्ड है, लेकिन एक पॉइंट पे आके ये टीचर की अहमियत को समझ रहे हैं, और इसीलिए उसकी अहमियत को समझने के लिए, समझते हुए इन्होंने जो है टीचर्स को भी ट्रेनिंग की जरूरत है, ये उनको फील होता है, ताकि चाइल्ड साइकोलॉजी की नॉलेज टीचर को हो। अगर आज के टाइम में भी आप देखेंगे तो जितने भी एग्जाम्स होते हैं टीचिंग से रिलेटेड, वहां पे चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड पेडागोजी, ये चीजें इंक्लूड की जाती हैं, सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है। तो वो सीडीपी इंक्लूडेड आपको मिलेगी, यानी एक टीचर को जो है वो साइकोलॉजी की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि कैसे लेसन प्रिपेयर करना है, बच्चों का इंटरेस्ट किस चीज में है, वो सारी चीजें वो पता कर सके। ओके, उन्होंने इसीलिए कि टीचर की ट्रेनिंग की जरूरत है, तो एक टीचर ट्रेनिंग स्कूल जो है ये वर्धन में, ठीक है, ये DON भी हो सकता है, ठीक है, वहां पर इन्होंने एक स्कूल शुरू किया, और इसी स्कूल में जो है फिर कौन जाते हैं, फ्रोबेल जाते हैं। ओके, सो टीचर ट्रेनिंग स्कूल, इन्होंने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि टीचर को ट्रेनिंग की जरूरत है, और हर एक चीज, मतलब ऑब्वियसली नेचर जो है वो बढ़िया सिखाता है आदमी की बजाय, लेकिन एक पॉइंट पे हमें टीचर की जरूरत पड़ेगी। इंपॉर्टेंस जो है वो टीचिंग लर्निंग में टीचर की कितनी है वो इनको समझ आती है, और इसीलिए ये एक जो है क्या ओपन करते हैं, स्कूल ओपन करते हैं, टीचिंग ट्रेनिंग स्कूल। ये टीचर्स को चाहते हैं कि वो पेरेंट्स की तरह बिहेव करें, और उतना ही प्यार करें बच्चों से जितना उनके पेरेंट्स करते हैं। डिसिप्लिन की बात करें तो डिसिप्लिन आप लव और अफेक्शन जो है उसके थ्रू आप डिसिप्लिन करेंगे बच्चे को। कॉर्पोरल पनिशमेंट के ये बिल्कुल अपोज में है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि मोस्टली जितने भी एजुकेटर्स, फिलोसोफर्स, साइकोलॉजिस्ट, वो कॉर्पोरल पनिशमेंट के अगेंस्ट ही आपको नजर आएंगे, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग चाइल्ड का जो ट्रस्ट है बच्चे के ऊपर इन हिज टीचर, उनका जो लव है, ग्रेटिट्यूड है, वो उसकी वजह से वो रूल्स और डिसिप्लिन में ढलना पसंद करें। ये जो कॉन्सेप्ट है जी, अब आप इसको कैसे भी प्रोनाउंस कर लीजिए, ये है वो कॉन्सेप्ट आंशोंग का, CHAUUNG आएगा ये, ठीक है, ये वाली स्पेलिंग ठीक है, आंशोंग। सो ये जो है इसका कोई इंग्लिश मीनिंग, मतलब इंग्लिश टर्म है नहीं, ये स्विस कॉन्सेप्ट है। इंग्लिश में इसका कोई इक्विवेलेंट वर्ड हम यूज कर नहीं सकते हैं, तो हमें यही यूज करना है, आंस
चोंग। तो जैसे मुझे प्रोनाउंसिएशन इसकी आ रही है मैं वैसे कर रही हूँ, आप स्पेलिंग याद रखने के लिए कैसे भी कर सकते हैं। अमेरिकन राइटर्स जो हैं वो इस टर्म को समझाने के लिए, कन्वे करने के लिए यही चीजें बोलते हैं कि इमीडिएट अवेयरनेस हो, डायरेक्ट एक्विजिशन हो नॉलेज का, मतलब डायरेक्टली आपके सामने जो चीजें हैं ना वहां से आप चीजें सीखें, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस हो, पर्सनल कॉन्टैक्ट, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, फेस टू फेस नॉलेज या डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है थिंग्स का या पर्सन का, वहां से जो चीजें सीखते हैं ना वो कॉन्सेप्ट क्या है, आर्मस्ट्रांग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पेस्टोलॉजी जो है जो वो इस कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं, आर्मस्ट्रांग के कॉन्सेप्ट में, और बेसिस क्या है इसका, नॉलेज और एक्सपीरियंस का बेस ही ये कॉन्सेप्ट है। सो ओवरऑल आप इस मतलब इन शॉर्ट अगर हम बात करें ना तो ये जो मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन है ये बोलता है टीचिंग बाय एक्सपीरियंस, तो करके सीखने की बात करता है आर्मस्ट्रांग का कॉन्सेप्ट। जहां पे भी आर्मस्ट्रांग नजर आए पेस्टोलॉजी आप आंख बंद करके क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिएगा कहीं वहां पे नोट वगैरह कुछ ना लिखा हो, बिकॉज नोट वगैरह मिसिंग हो जाते हैं, हमसे मिस हो जाता है और फिर आप बोलेंगे कि आपने जहां भी आर्मस्ट्रांग दिखे वहां पे आंख बंद करके लगाने को कहा था, बट मैंने नोट देखने को तो बोला है ना। सो वो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज जो आर्मस्ट्रांग का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस करते हैं कि आप करके सीखें उन चीजों पे, एब्स्ट्रैक्ट चीजों पे ये फोकस नहीं करते। और हम हर एक चीज को कॉन्क्रीट नजरिए से नहीं दिखा सकते, नहीं समझा सकते, इसीलिए यही इसके लिमिटेशंस में जाएगा। ओके, 3 प्रिंसिपल आर्मस्ट्रांग के ऐसे कहीं हार्ड एंड फास्ट नहीं लिखे हुए हैं ये प्रिंसिपल, बट आप समझने के लिए देख सकते हैं कि टीचिंग चिल्ड्रन टू लुक अपॉन एवरी ऑब्जेक्ट दैट इज ब्रॉट बिफोर देम एज अ यूनिट, कि जो भी चीज आपके सामने लाई जाती है ना, कि आपके सामने फोन है, ये लैपटॉप है, ये पेन है, कोई भी चीज आपके सामने है, आप उसको पहले ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे और उसको एक यूनिट की तरह मानेंगे कि ये पेन एक यूनिट है, ये जो है टेबल एक यूनिट है, ये आपके सामने लैपटॉप रखा है ये भी एक यूनिट है। तो जो भी चीज आपके सामने आएगी आप उसको यूनिट की तरह कंसीडर करेंगे। फिर उसकी फॉर्म, उसको हर एक ऑब्जेक्ट की जो आपने एक यूनिट कंसीडर किया ना उसकी फॉर्म देखेंगे, यानी उसका साइज, उसका प्रोपोर्शन क्या है, वो चीज समझाएंगे आप उसको, एंड देन उनको इमीडिएटली वो एक्वायर कर सके, उसको वो शब्दों में ढाल पाए कि ये जो साइज, पोर्शन, प्रोपोर्शन ये जो नजर आ रहा है ये क्या है। फिर वो उसको मतलब ये ओवरऑल इन 3 पे है, और ओवरऑल वही एलिमेंट ऑफ मेथड हमारे पास आते हैं, साउंड, फॉर्म और तीसरा क्या था आप मुझे बताइएगा। ठीक है, क्या था वो ऑप्शन में मतलब मुझे ध्यान है एन से शुरू है वो, बट आप मुझे बताइएगा कि क्या है, अभी अभी पढ़ाया था आपको। तो 3 जो एलिमेंट हैं मेथड, एलिमेंट ऑफ मेथड है, वही चीजें यहाँ पे भी उन्हीं 3 प्रिंसिपल में आपको चीजें नजर आ रही हैं। अगर आपको आर्मस्ट्रांग का कॉन्सेप्ट ना समझ आए तो आप इतना सा समझ लीजिए कि पहले से कोई प्री डाइजेस्टेड इंफॉर्मेशन इसमें हम प्रेजेंट नहीं करते, हम फील्ड ट्रिप्स पे जाएंगे, हम देखेंगे, बेसिकली अपने सेंसेस के थ्रू आपके सामने जो चीजें हैं, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से जो चीजें आप सीखेंगे वो ये कॉन्सेप्ट है। ओके, ऋषि लैम्पन ने समराइज भी किया इनको, इन्होंने बोला कि हर एक चीज स्टार्ट हो रही है फील्ड ट्रिप से। फील्ड ट्रिप अगर हम बोल रहे हैं तो वो एक चीज रिप्रेजेंट करती है कि आप कॉन्क्रीट तरीके से चीजों को सीखेंगे। चिल्ड्रन ने ऑब्जर्व किया लैंडस्केप को अंटिल दे गॉट अ क्लियर इंट्यूशन, वंस रिटर्न्ड टू द कैस्टल दे डिड पोट्री टू रिकॉन्स्टिट्यूट द डिफरेंट शेप्स, तो उन्होंने उन शेप्स में डालने की उस चीज को कोशिश की जो वो देख के आए हैं। इंस्टीट्यूट ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन द गुड सीजन वॉक्स ऑन द लेक, स्विमिंग एंड कैरेज राइड्स इन द एरिया। सो बेसिकली आपको नजर आ रहा होगा आप वहां जा रहे हैं, सीख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सो उस तरीके से जो चीजें आपको सिखाई जाएं वो आर्मस्ट्रांग का कॉन्सेप्ट बोलता है। सो ओवरऑल आप सिर्फ इतना सा ध्यान रखिए कि आप जो एक्सपीरियंस से, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस से जो चीजें सीख रहे हैं वो सारी की सारी चीजें इस कॉन्सेप्ट के अंडर आ जाएंगी। टेक्निक्स क्या रहेंगी इंस्ट्रक्शन की, तो शुड बी डायरेक्टेड टू द प्राइमरी फैकल्टी ऑफ काउंटिंग, मेजरिंग एंड स्पीकिंग। तो जो हमने बात की थी साउंड, चलो मैं बता देती हूँ तीसरा भी, साउंड, फॉर्म एंड नंबर। ठीक है, काउंटिंग नंबर में आ गया, मेजर कर रहे हैं तो फॉर्म आ गया, बोल रहे हैं तो साउंड आ गया। सो यही तीन इंस्ट्रक्शन है इनकी कि पहले आप उनको दिखाइए, वो फॉर्म समझेंगे, नंबरिंग समझेंगे और फिर वो उसको वर्बलाइज करेंगे। ठीक है, पेस्टोलॉजी जो है वो रिड्यूस कर देते हैं लैंग्वेज को टू वर्ड्स और नेम्स फॉर लैंग्वेज टीचिंग, यानी वो बोलते हैं आई ऑलवेज पुट द पिक्चर बिफोर द आई, दे सॉट फॉर अ वर्ड फॉर द पिक्चर। सो आप वो पिक्चर मतलब दिखा रहे हैं ना चीजें पहले, उसके बाद आप उनसे पूछ
रहे हैं, तो वो दिखाने वाला, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस वाला, उसके नजरिए से आपको सिखानी है सारी चीजें। स्कूल की बात करें तो स्कूल जो है वो एक मॉडल की तरह होना चाहिए, जो कि होम की तरह, घर की तरह बच्चे के लिए। टीचर जो है वो फादर की तरह एक्ट करे। He should set himself as an example in all activities। तो चाहे वो कोऑपरेशन हो, पंचुअल हो, सारी चीजों में एक अच्छे, मतलब एक रोल मॉडल जो है वो टीचर आपके लिए रहेगा, और वैसे ही आप सीखेंगे। सो पेस्टोलॉजी के अकॉर्डिंग, जस्ट एज कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग गवर्न अ गुड हाउस, ऐसे ही आइडियल्स जो है वो स्कूल में अप्लाई होने चाहिए, कि स्कूल में भी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखें सब लोग, और कोऑपरेट करके सीखें चीजों को। तो स्कूल को जो है ये एक मॉडल की तरह मानते हैं, और वो घर की तरह होना चाहिए बच्चे के लिए। यही हम गुरुकुल में भी तो देखते थे ना, अगर आपको याद हो। अगर हम अपने देश की एजुकेशन की बात करें तो गुरुकुल में भी सेम चीज होती थी। वोकेशनल एजुकेशन पे ये फोकस करते हैं, नेसेसरी मानते हैं उसको, ताकि बच्चे को एक बेटर लाइफ के लिए आप प्रिपेयर कर सकें। ओवरऑल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो बहुत सारे फिलोसोफर जैसे रस्क हैं, या फिर जो ये मार्लो हैं, कार्ल कैरोल हैं, इन्होंने सबने पॉइंट आउट किए हैं कि क्या क्या एजुकेशनल थॉट्स एंड प्रैक्टिसेस जो हैं वो कंट्रीब्यूट किए हैं किसने, पेस्टोलॉजी ने। ओके, ये जर्मन फिलोसोफर फिट्ज जो है वो ऑब्जर्व करते हैं कि टाइप ऑफ एजुकेशन, कि जिस तरीके की एजुकेशन की पेस्टोलॉजी बात करते हैं ना, वो रीजनरेट करेगी नेशन को, दूसरा जन्म देगी वो नेशन को। ठीक है, क्योंकि उसमें हम इनेट कैपेसिटीज को ऑर्डरली तरीके में, सीक्वेंस वाइज जो है क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अनफोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो हम इनके नजरिए से देखते हैं कि जो आर रस हैं वो किसकी बात, वो पॉइंट आउट करते हैं पेस्टोलॉजी के एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन को। तो सबसे पहले तो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट तो क्या है, आर्मस्ट्रांग है सभी इंस्ट्रक्शंस के लिए, और आर्मस्ट्रांग मतलब करके दिखाना चीजों को, आप ये लगाइए, एक्सपीरियंस करवाना, राइट। टीचिंग जो है वो एक ऑर्डरली तरीके से सीक्वेंस में आप समझाएंगे चीजों को, फॉर्मुलेट करेंगे एक साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ टीचिंग, रिकग्नाइज करेंगे प्रैक्टिकल और इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी, तो प्रैक्टिकलिटी, एक्सपीरियंस, इमोशंस वो नजर आएंगे। एक बेस इन्होंने दिया है एलिमेंट्री स्कूल सिस्टम के लिए, जो लोअर और अपर के लिए भी इन्होंने करिकुलम दिया। डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन जो है वो रिकग्नाइज करते हैं ये एजुकेशन में, कि डेमोक्रेसी एजुकेशन में होनी चाहिए। ओके, मार्लो भी कुछ एक पॉइंट का कंट्रीब्यूशन नजर आता है, वो बोलते हैं कि ये रियलिटी पे फोकस करते हैं रादर देन एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, यानी करके सिखाने पे फोकस करते हैं। सेमी कॉन्क्रीट पे भी थोड़ा सा फोकस हो सकता है, क्योंकि इसमें मॉडल भी है और इलिस्ट्रेशन भी है, तो वो रियलिस्टिक कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस देने के लिए सेमी कॉन्क्रीट मॉडल भी चलेगा, ऐसा इनका मानना है। स्टूडेंट्स जो है वो हर एक स्टेप पे पहले मास्टर करें, तब जाके वो अगले स्टेप में आगे प्रमोट किए जाएं, प्रोग्रेस हो उनकी, पहले एक स्टेप में मास्टरी हासिल होनी चाहिए। फिजिकल पनिशमेंट जो है वो बच्चों को नहीं दी जानी थी, उसके एलिमिनेशन की ये बात करते हैं। प्यार और ग्रेटिट्यूड से हमें सिखाना है, ये हमने स्फीयर में भी बात की थी ना, एक जगह से दूसरे स्फीयर में जाने के लिए वो लव और ग्रेटिट्यूड का सहारा लेते हैं। सेंसेस का इस्तेमाल हमें करना है सीखने के लिए। तो ये सारी चीजें हो गई, बट मार्लो ने ये भी बताया कि वो किस किस चीज को अपोज करते थे। सो मार्लो बोल रहे हैं कि पेस्टोलॉजी जो है वो अपोज करते हैं उस टाइम के एजुकेशनल प्रैक्टिस को, यानी एक तो रोट लर्निंग को कि बस सिखा दिया, ड्रिल एंड प्रैक्टिस वो भी बच्चों के इंटरेस्ट के बिना, मतलब अगर आप बच्चे का उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्या आप एक्टिविटी करवाएंगे या क्या आप ड्रिल और प्रैक्टिस करवाएंगे, वो चीज नहीं होनी चाहिए। सर्वे अप्रोचेज इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन विदाउट स्टूडेंट्स अटेनिंग डेप्थ नॉलेज इन द सब्जेक्ट। तो बच्चे को उस पर्टिकुलर चीज, जैसे इन्होंने तो बात की ना कि हर एक स्टेप पे आप मास्टरी हासिल करेंगे तब अगले स्टेप पे मूव करेंगे, तो ये सर्वे अप्रोच को नेग्लेक्ट करते हैं, मना करते हैं। फिजिकल पनिशमेंट जो है उसको अवॉइड करते हैं, ये फोर्स्ड डिसिप्लिन को मना करते हैं कि स्पॉन्टेनिटी में प्यार से आएंगी सारी की सारी चीजें, फोर्स करके आप कोई चीज नहीं कर सकते, तो इन चीजों को ये अपोज करते हैं। ओके, ओवरऑल लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो हमें क्या देखने को मिला, पेस्टोलॉजी जो है वो इंसिस्ट करते हैं एलिमेंट्स ऑफ एक्सपीरियंस पे, लेकिन ये अच्छे से इस आइडिया को बहुत एक्सप्लेन नहीं करते कि एलिमेंट्स ऑफ एक्सपीरियंस है क्या। मतलब हम एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं ना, हमने आर्मस्ट्रांग के कॉन्सेप्ट में भी यही बात की कि एक्सपीरियंस करके सिखाना। सो वो एलिमेंट्स हैं क्या एग्जैक्टली, बहुत एक्सप्लेनेशन इन्होंने वहां पे नहीं दी है। His instruction is not suitable for advanced stage of education। तो ये तो बचपन के लिए तो फिर भी ठीक है चलो, बट एडवांस्ड स्टेज ऑफ एजुकेशन के लिए इनकी इंस्ट्रक्शंस काम नहीं करेंगी। इन्होंने जो बाकी है, मतलब इन्होंने रैंडम बेसिस पे कुछ एक तो वो कर दिया है कि ये नेचर स्टडी होनी चाहिए, जो करिकुलम हमने देखा था, बट एक डेफिनेट करिकुलम सारी स्टेजेस के लिए इन्होंने नहीं दिया है। ये बिलीव करते हैं कि नेचर टीचेस मैन, बट हर जगह पे ये पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, सारी सिचुएशन में हम नेचर के ऊपर नहीं छोड़ सकते चीजें। ये एम्फेसाइज करते हैं कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट पे, बट हम हर एक एक्सपीरियंस कॉन्क्रीट और एक्टिविटी तरीके से समझा पाए ये भी पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे होंगे जो हम पहले भी कई फिलोसोफर्स के दौरान हमने डिस्कस किए हैं कि मान लो आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हो तो हिस्ट्री में क्या चीजें हुई थी वो तो आपको समझानी ही पड़ेंगी ना, दिखानी पड़ेंगी बस कि ये हुआ था। अब उसको क्या कैसे आप कॉन्क्रीट तरीके से वापस से युद्ध लड़ाई थोड़ी ना करके दिखाएंगे, राइट। सो ये सारी की सारी चीजें इनकी थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट में चला गया कि ये कॉन्क्रीट पे ही फोकस करते हैं कि कॉन्क्रीट चीजें ही बच्चे को आप सिखाइए, वहां से फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दीजिए, बट वो बड़े लेवल पे जाके पॉसिबल नहीं है और छोटे लेवल पे भी हर एक सब्जेक्ट में हर एक चीज में पॉसिबल नहीं है कि आप कॉन्क्रीट तरीके से चीजें करके दिखाएं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको पेस्टोलॉजी समझ आए होंगे। बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट इनका है नहीं, कॉन्क्रीट चीजों पे फोकस, एंस चंग का कॉन्सेप्ट देना, थोड़ा सा इनकी लाइफ के बारे में पता होना, फ्रोबेल भी इनके टीचिंग सेंटर में सीखने के लिए गए थे तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। कुछ समझ नहीं आया है सो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, समझ आ गया है तो कमेंट करके फीडबैक दे सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free, and be consistent in your efforts.